We will study about Ephedra. Ephedra is also gymnosperm and it is the only genus of the order Ephedrins. Ephedra क्या है? Ephedrins genus का this is the Ephedrins order का ये single genus है, that is a Ephedra. तो ये एफिड्रा बेटा ज्यादातर ड्राई रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पे ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्लाइमेट, लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. And in from India, 8 species of ephedra have been reported from the dry parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, and parts of Kashmir to सिक्किम. मतलब इसके लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए? थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट, ड्राई इन्वायरमेंट. देखो जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स हैं वो ज्यादातर सभी जूरोफिटिक नेचर के ही हैं. तो मोस्टली ये इसीलिए ऐसा क्लाइमेट प्रेफर करते हैं लाइक जहाँ पे हिली रीजन थोड़ा सा है, पहाड़ी रीजन है, या फिर इसके लिए तो बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट सुटेबल है, लाइक जैसा कि जीरोफिटिक जो कंडीशन होती है वो इनको सुटेबल होती है. एंड इंडिया से कौन कौन से स्पीसीज रिपोर्टेड है? एफेड्रा इंटरमीडिया, एफेड्रा जेरार्डियाना, एफेड्रा सेक्सेटिलिस, एफेड्रा फॉलिएटा. ठीक है, तो ये 3-4 कुछ कॉमन स्पीसीज है. And what is the common name of the ephedra? Joint pine, joint fir, Mormon tree और brigham tree. तो इसको joint pine और joint fir क्यों बोलते हैं? इसका जो प्लांट आप देखोगे प्लांट बॉडी, तो ये इसमें नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है. इसकी प्लांट बॉडी जैसे आपने टेरिडोफाइट में इक्विसिटम के केस में देखा था कि नोड और इंटरनोड होती है. तो नोड और इंटरनोड बहुत ही कॉमन होता है, आप किसी भी प्लांट्स में देखते हो. जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट का जो स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड. नोड वो पोजीशन होता है जहां से आपकी ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं, और जो दो नोड के बीच का स्पेस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं. तो इसीलिए इसको जॉइंटेड पाइन और जॉइंटेड ट्री बोलते हैं, क्योंकि ऐसे इसका जॉइंटेड अपीयरेंस दिखता है. एंड मॉर्मन टी या ब्रिगम टी बोलने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि मॉर्मन प्लेस का नाम है, वहां पे इसे एज अ चाय के रूप में, जैसे चाय पीते हैं तो चाय की पत्ती हमारे यहाँ यूज होते हैं, वहां वो लोग एफेड्रा का डिकॉक्शन यूज करते हैं. एफेड्रा के पार्ट्स को, लीफ को या उसके अदर पार्ट्स को, लीफ को हालांकि इसका बिल्कुल रिड्यूस्ड होता है, तो उसको यूज करते हैं टी में. तो दिस इज द मॉर्फोलॉजी. ये प्लांट ऐसा दिखता है और ये ट्री जैसा नहीं, इसका श्रबी नेचर होता है, श्रबी या उससे भी छोटा, बट ये ट्री के फॉर्म में नहीं होता, इसका श्रबी नेचर होता है. और आप ये देख सकते हैं डायग्राम में कि कैसे ये नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड है. दिस इज द इंटरनोडल रीजन, और इस इंटरनोडल रीजन में जो लीव्स प्रेजेंट है माइन्यूट, इसे स्केली लीफ बोलते हैं. तो लीफ इसमें बहुत ही रिड्यूस्ड होती है, और जो लीफ का बेस है वो यहाँ पे क्या बना लेता है? शीथ कवरिंग बना लेता है. दिस पोर्शन इज द इंटरनोड एंड इंटरनोड, और दो इंटरनोड के बीच का जो रीजन, सॉरी दिस इज द नोड, सॉरी दिस इज द नोड. नोडल रीजन से लीव्स अराइज होती हैं. लीव्स बहुत ही रिड्यूस्ड होती हैं, स्केली काइंड ऑफ होती हैं. दीज आर द स्केली लीफ, और ये दो बीच का पोर्शन है जैसे इंटरनोड. इसी अपीयरेंस की वजह से इसका जो नाम है दैट इज अ जॉइंटेड फिर और जॉइंटेड पाइन. एंड जो लीफ का बेस है वो काफी ब्रॉड होता है और वहां पे ये ऐसे कवरिंग बना लेता है. तो दिस इज द morphology of the ephedra plant. Now it's an anatomy. तो क्योंकि आप पता है कि इसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल रीजेस एंड फरो में यूनिफॉर्म नहीं होता है. स्टेम जो है इसका वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. जब उसका सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर रीजेस एंड फरोज दिखेंगे. ठीक है. एंड आउटर मोस्ट रीजन इज द एपिडर्मिस. एंड एपिडर्मिस के बाद जो स्टोमेटा कहाँ आपको दिखेगा? जैसे ये रीजेस दिख रहे हैं आपको उभार, जहां पे ये स्लोप डाउन हो रहा है, स्लोपी हो रहा है, वहां पे इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं. और रीजेस के नीचे इसमें हाइपोडर्मिस है. उसके बाद इसमें जो कॉर्टेक्स है उसका वो क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डिवाइडेड है. ठीक है. जो हाइपोडर्मिस है वो तो कोलेनकाइमेटस है. कोलेनकाइमा का मतलब समझते ही हो, थिक वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स.
एंड जो कॉर्टेक्स है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो इधर देखिए ये तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका मेन जो है सेलुलर रिप्रेजेंटेशन है। सारी सेल्स आप देख सकते हो, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर्ड है, और यहाँ पे आपका स्टोमेटा प्रेजेंट है, ये आपका स्क्लेरेनकाइमा है, ये क्लोरेनकाइमा है, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हैं। और क्लोरेनकाइमा कभी कभी ये कॉर्टेक्स का रीजन पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। देखो एफेड्रा की जो एक खास बात है वो क्या होता है कि इसके लीफ जो है बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं, तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है वो स्टेम ही करता है। इसका स्टेम इसीलिए उसे फिल्लोक्लेट बोलते हैं। व्हेन स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देन दैट इज मतलब जब स्टेम लीफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए, लीफ में ट्रांसफॉर्म होने का मतलब यही होता है कि जब उसका लीफ का फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे फिल्लोक्लेट बोलते हैं। तो इस वजह से आप देखो ये क्लोरेनकाइमा है, मींस इस यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और यहाँ बीच बीच में आपको स्क्लेरेनकाइमा भी दिखेगा। इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद का रीजन आपको पता ही है, एंडोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर ये आपका हो गया वेस्कुलर बंडल एज यू ऑल नो। और वेस्कुलर बंडल बिल्कुल वैसा ही है जैसा डाइकोट स्टेम में होता है, कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्च। और सबसे इनर मोस्ट रीजन में क्या है, दैट इज द पिथ रीजन। ठीक है, तो एक जहां जब पिथ होता है सेंटर में तो ऐसे स्टील को कौन सा स्टील बोलते हैं, साइफोनो स्टील बोलते हैं। कौन सा स्टील बोलते हैं उसको, साइफोनो स्टील। और जब पिथ नहीं सेंटर में होता है तो उसे कौन सा स्टील बोलते हैं, प्रोटो स्टील बोलते हैं। तो ये हो गया, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि अभी आप एनाटॉमी को बहुत अच्छे से समझते होगे, इतनी क्लासेस में ले चुकी हूँ, इतना बता चुकी हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। एंड ये सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम देखो दिखा रहा है, इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी ग्रोथ भी आप जानते ही हो वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। वेस्कुलर कैम्बियम विल मेक सेकेंडरी जाइलम इनसाइड, ये देखिए सेकेंडरी जाइलम है, एंड बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम है। ये देखिए ये सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये जो छोटे छोटे पतले पतले टिश्यूज दिख रहे हैं ये प्राइमरी फ्लोएम के हैं, और अंदर की ओर प्राइमरी जाइलम। तो ये तो आपको पता ही है कि जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं वो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में बनते हैं। ये सेकेंडरी जाइलम हो गया, ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। इसकी क्या खास बात है एफेड्रा की, जो कि और जिम्नोस्पर्म में नहीं है, इसमें वेसल्स पाए जाते हैं जाइलम में, केवल एफेड्रा में और निटम में पाए जाते हैं, बाकी और किसी भी, जैसे आपने साइकस और पाइनस पढ़ा वहां पे वेसल्स एब्सेंट होते हैं, पर यहाँ पे वेसल्स पाए जा रहते हैं, और ये मेड्यूलरी रेज का फॉर्मेशन भी होता है इसमें। मेड्यूलरी, ये क्या है इसमें, मेड्यूलरी रेज है, ये वेसल्स है। ठीक है, और सेंटर में पिथ है। तो दैट्स वेरी सिंपल, यू ऑलरेडी नो दैट। और ये वुड का, एफेड्रा के वुड का रेडियल एंड टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जो इसमें वेसल्स हैं, ये देखिए ये सारे इसमें वेसल्स हैं, वेसल्स में पिट पाए जाते हैं, और पिट कैसे होते हैं, बॉर्डर्ड होते हैं। पिट क्या है, एक तरीके की ओपनिंग है, और वो उस ओपनिंग के किनारे किनारे बॉर्डर, जैसे दो तरीके के पिट होते हैं, सिंपल, जैसे यहाँ पे देखो ये एक सिंपल पिट है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन जब वो पिट बॉर्डर्ड होता है तो उसे बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। नाउ द सेक्शन ऑफ लीफ, जब लीफ का सेक्शन कट करेंगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा, एपिडर्मिस, क्यूटिकल एंड दिस हैप्लोचिलिक हिडन काइंड ऑफ स्टोमेटा and पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, दिस इज अ पेलिसेड पेरेन्काइमा, और इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, दिस इज द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड देयर इज अ वेस्कुलर बंडल। एंड नाउ द इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेल स्ट्रोबिलस एंड फीमेल स्ट्रोबिलस, मेल कोन या फीमेल कोन बोलते हैं।
एंड दिस प्लांट इज अ डायोसियस। मोस्टली ये डायोसियस होते हैं, मींस इनके मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे होते हैं। जैसे कल हम पाइनस पढ़ रहे थे, तो पाइनस क्या है, दैट इज अ मोनोशियस। उसके मेल और फीमेल जो कोन है वो सेम ही प्लांट पे, अलग ब्रांच पे पर सेम प्लांट पे होते हैं। पर यहाँ पे मेल और फीमेल स्ट्रोबलस दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, देयरफॉर इट इज नोन एज अ डायोशियस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायोशियस मीन्स दो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होता है। तो ये मेल स्ट्रोबिलस और फीमेल स्ट्रोबिलस कहाँ से राइज होता है, जो स्केली लीफ आपने देखा है उसकी एक्सिस से निकलता है, ठीक है। तो उसके एक्सिस से निकलता है, और कैसे निकलता है, यहाँ पे कई सारे ऐसे ब्रैक्ट्स का फॉर्मेशन, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, कुछ हार्ट शेप कर्व स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द ब्रैक्ट्स। ये ब्रैक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये ब्रैक्ट्स कैसे किस सीक्वेंस में निकलते हैं, इन अपोजिट डिकसेट मैनर। अपोजिट डिकसेट मैनर क्या होता है कि जैसे कोई चीज पहले ऐसे निकल रही हो, लेट मी शो यू। जैसे कोई चीज पहले ऐसे अपोजिट निकल रही है, ठीक है। अब ऊपर वाले में जब इसका एंगल चेंज हो जाए, ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा मैं 3 डायमेंशनल बना नहीं पा रही हूँ, मीन्स इसका एंगल चेंज हो जाए, इसके 90 डिग्री अब ये निकले, उससे अपोजिट डिकसेट। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी ब्रैक्ट्स निकलती हैं, और ब्रैक्ट्स के एक्सिस से फिर ये इसका जो है, जो माइक्रो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका, उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये तो देखो यहाँ पे, ये इसको जिस एक्सेस से निकलेगा उसे माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, और माइक्रोस्पोरोफिल के टॉप पे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन रहे हैं, डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम नॉर्मली 7-8 के ग्रुप में बनते हैं। जैसे ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये देखिए, दिस इज अ कोन एक्सिस, और ये ब्रैक्ट्स निकल रहे हैं, इन ब्रैक्ट्स को पेरियंथ बोलते हैं। ये देखो, ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं कर्व, दीज आर द ब्रैक्ट्स। और ये इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है, कई सारी माइक्रोस्पोरेंजिया एक साथ निकलती हैं, 7-8 माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये इसका कोन एक्सिस है। ये एक मेल स्ट्रोबलस का डायग्राम है। ये दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द मेल स्ट्रोबलस। तो मेल स्ट्रोबलस बोलो या मेल कोन बोलो, तो इसमें कोन एक्सिस है। जैसे आप पाइनस के भी केस में देख रहे थे, जैसे वहां पे ये साइड में माइक्रोस्पोरोफिल निकलता था, सेम वही चीज यहाँ भी है। तो ये इसका माइक्रोस्पोरोफिल है, बट यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो दिस आर द ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स, और यहाँ पे ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल है, ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है। और अगर आप किसी सिंगल माइक्रो मेल फ्लावर को देखें, या और ये जो बन रहा है ये स्ट्रक्चर से मेल फ्लावर भी बोलते हैं। तो किसी मेल फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, नीचे उसमें ब्रैक्ट होती है, ऊपर स्टॉक होता है, और स्टॉक के ऊपर कई सारे माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। इस स्टॉक को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियोफोर। वो क्या बोलेंगे स्टॉक को, माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, ठीक है। तो वही चीज है बेटा, बस थोड़ा सा इसका नाम, जैसे यहाँ ये क्या है, ये जो एक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है, इसी को मेल फ्लावर बोल रहे हैं। तो मेल फ्लावर, एक मेल फ्लावर में कई सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और यही मेल फ्लावर ही आपका माइक्रोस्पोरोफिल भी है। माइक्रोस्पोरोफिल बोलो या मेल फ्लावर बोलो, एक ही बात है। तो अब एक मेल फ्लावर में आपको क्या दिखता है, नीचे की ओर एक स्टॉक है और कई सारे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये 2-3 के ग्रुप में बनता है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम इस तरीके से बनता है ना, देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है डायग्राम में, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम एक साथ, इसे बोलते हैं सिनेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम का ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड सिनेंजियम।
और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यू कैन सी सेवरल माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम का है। एंड जो उसके अंदर जो डिफरेंट कैविटीज हो रही है डिफरेंट और सॉरी देखो ये देखो दो चीज हो गई। एक तो है माइक्रोस्पोरेंजियम का ग्रुप में बनना, तो जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का ग्रुप है इसे तो हम बोलेंगे सिनेंजियम। क्या बोलेंगे इसको? सिनेंजियम। और अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को उठा के देखोगे, जैसे सपोज ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका सेक्शन कट करके देखोगे तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको दो तीन चैम्बर देखने को मिलेंगे। जैसे इस डायग्राम में आपको दो चैम्बर देखने को मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लोक्यूल। जैसे हम एंजियोस्पर्म के केस में देखते थे ना, वहां माइक्रोस्पोरेंजियम का सेक्शन कट करने पे हमें 4 सैक्स देखने को मिलते थे, यहाँ पे हमें 2 सैक्स दिख रहे हैं। तो ये हो गया इसका मेल स्ट्रॉबलस। नाउ से फीमेल स्ट्रॉबलस। फीमेल स्ट्रॉबलस भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है लेटरली, और एक दो के ग्रुप में बनता है, लेकिन उसमें से केवल एक सरवाइव करता है और जो जिसका पोजीशन बाद में टर्मिनल हो जाता है। जैसे ये देखिए ये ब्रैक्ट्स निकल रहे हैं और यहाँ पे फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा फीमेल का नंबर कम बनता है और मेल जो है ज्यादा, जो माइक्रोस्पोरेंजियम या मेल फ्लावर है वो ज्यादा नंबर में बनता है। लेकिन जो फीमेल फ्लावर होती है उसमें जैसे 3-4 नीचे की ओर ब्रैक्ट्स होते हैं और ऊपर की ओर एक जो है ब्रैक्ट होती है वो फर्टाइल होती है। उस ब्रैक्ट के एक्सेस में दोनों में 2 फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, बट केवल एक ही सरवाइव करता है और उसकी पोजीशन फिर क्या हो जाती है? टर्मिनल हो जाती है। तो आप ये देख सकते हो ये फीमेल फ्लावर है, और फीमेल फ्लावर में फिर ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा। तो ये देखिए ये ओव्यूल है, इसमें इनर इंटेगमेंट है, आउटर इंटेगमेंट है और ये ब्रैक्ट्स। तो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूलेट स्ट्रॉबिलस का। जो ओव्यूलेट स्ट्रॉबिलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। एंड इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? तो ओव्यूल की पार्ट्स तो आप जानते ही हो, उसकी जो सेंट्रल बॉडी होती है उसे न्यूसेलस बोलते हैं, और उसमें इंटेगमेंट में, अब जैसे पाइनस के केस में एक ही इंटेगमेंट था, दैट वाज यूनिटेगमिक, बट इट इज अ बाइटेगमिक। यहाँ पे 2 इंटेगमेंट है, इनर इंटेगमेंट एंड आउटर इंटेगमेंट, और जो ओपनिंग है दैट इज अ माइक्रोपाइल। और एज यूजुअल जैसे आप पाइनस के केस में देखे थे, यहाँ पे 2 छोटा सा रिड्यूस सा आर्शिगोनिया है, और इसके टॉप पे यहाँ पे पोलन चैम्बर है, जहाँ पे ओपनिंग है माइक्रोपाइल है, यहीं पे माइक्रो चैम्बर है, न्यूसेलस है, और नीचे की ओर देखिए ये स्टोरेज रीजन भी है इसमें। जो फीमेल गैमेटोफाइट, ये पोर्शन पूरा क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। ये तो आप जानते हो कि फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर रिप्रोडक्शन एंड दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। उसका नेचर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और इसके बॉटम पे यहाँ स्टोरेज रीजन होता है, एंड नीचे क्या है? हेस्टोरियल रीजन। तो देखो हेस्टोरियल रीजन का मतलब ये होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब है ये जो हेस्टोरियल रीजन है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और वो न्यूट्रिशन कहाँ पे स्टोर होता है? फूड सब्सटेंसेस that are absorbed by the hestoria is collected in the storage region. तो ये तो आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल हो गया। एंड इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जैसे कि आप जानते हो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन विल डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट। तो ये देखिए ये पॉलन ग्रेन है, और उससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे आपने पाइनस के केस में देखा था कि उसमें ट्यूब न्यूक्लियस और स्टॉक सेल न्यूक्लियस और 2 स्पर्म थे, उसी तरीके से एफेड्रा का भी जो मेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज रिलीज्ड एज द 4 सेल्ड स्टेज। ठीक है, अब इन 2 स्पर्म में से यहाँ देखो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जैसे पाइनस में तो 1 साल पॉलिनेशन के 1 साल के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, बट यहाँ पे पॉलिनेशन के 10वें दिन ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो पॉलन ग्रेन होता है दैट इज ट्रांसफेयर टू द फीमेल गैमेटोफाइट, और ये आर्शिगोनिया के पास आता है ये
जो पॉलन ट्यूब है उसका पॉलन ग्रेन निकल के जो स्पर्म होता है, एक स्पर्म एक से फ्यूज करता है और दूसरा वेंटर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। लेकिन जो वेंटर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है वो किसी स्ट्रक्चर में डेवलप नहीं होता, आगे चल के वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ले दे के जो मेल गैमेट और एक न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं वो फ्यूज करके क्या बना देते हैं, ओस्पोर बना देते हैं, मींस जाइगोट, और वही जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट एफेड्रा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे ये आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा ये। एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एफेड्रा? तो देखो, एफेड्रा में से एक एल्केलॉइड एफेड्रिन ऑब्टेन होता है जिसको कफ सिरप में जिसका यूज होता है, और वो ब्रांकाइटिस, अस्थमा और हे फीवर में उसका यूज होता है। इसका टिंचर जो होता है, मलहम इससे बनाते हैं, and that is a cardiac and circulatory stimulant। cardiac stimulant का मतलब जो हार्ट डिजीज होता है उसमें स्टिमुलेंट का काम करता है। इससे काढ़ा, इसके स्टेम और रूट से काढ़ा जो बनता है उसे रूमेटिज्म और सिफिलिस में यूज किया जाता है। बोल सके सच्चे ना बोले। यहाँ पे देखिए गार्जियन में सब्जी बनी हुई ऊपर सचिन शर्मा। एंड जूस ऑफ बेरी इज यूज्ड टू क्योर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके बेरी का जूस जो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को क्योर करता है। एंड मैंने इसके टी में बताया कि साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में उसमें एज अ टी यूज करते हैं इसको, एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज अ ornamental. So these are the economic importance of ephedra. So I hope कि आप लोगों को सब समझ में आया। अगर कहीं समझ में नहीं